नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। देश भर में यदि किसी राज्य का सबसे ज्यादा राजनीतिक तापमान इस वक्त हाई है तो वह है बिहार, जहां पर चुनाव होना है। और चुनाव कोई एक तरफा दो तरफा नहीं होना है, बल्कि वहां पर चुनाव होगा चौतरफा। एनडीए, महागठबंधन, जनसुराज और एमआईएम को आप किसी तरह से कम नहीं आंक सकते हैं। इसीलिए वहां पर बिहार में इस बार महादंगल जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। और यही वजह है कि चुनाव से ठीक पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक पर पूरी तरह से नजर गड़ाए हुए हैं। जाति और धर्म आधारित अगर वोट की बात करें तो पूरे देश की सच्चाई है। हर राज्य में चुनाव से ठीक पहले जाति और धर्म के आधार पर बड़ी गोलबंदी देखी जाती है। तो बिहार की भी ये सच्चाई है कि जाति और धर्म के आधार पर यहाँ पर लोग वोट करते हैं। और आज हम बात करेंगे बिहार के पासवान समाज के वोटर्स के बारे में कि उनके दिल में क्या है, क्या वो सोच रहे हैं, किसे पसंद कर रहे हैं, किसे नापसंद कर रहे हैं, क्या इस बार भी उनकी जो वोटिंग देने का जो पैटर्न है पूरी तरह से संगठित होगा, एक पार्टी को ही जाएगा। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसे इंडिया रिपोर्ट की तरफ से जानने और समझने की कोशिश की गई है। बड़े सैंपल के आधार पर हजारों लोगों से बातचीत की गई है और जो नतीजा निकल कर आया है वो बहुत ही दिलचस्प है, जिसे जानना और समझना बेहद ही जरूरी है। हम आगे आपको बताएंगे कि इस समाज पासवान समाज के जो वोटर्स हैं उनकी राजनीतिक ताकत और कमजोरी क्या है। लेकिन उससे पहले इस समाज के बारे में, पासवान समाज के बारे में कुछ और खास तरह की बातों को जानते हैं। कहा जाता है पासवान समाज के बारे में कि दिलेर होते हैं, साहसी होते हैं और सबसे बड़ी बात कि इनकी एक राजनीतिक ताकत काफी बढ़ चुकी है। आबादी में ठीक ठाक इनकी संख्या है, जिस वजह से इनकी एक राजनीतिक ताकत खुद ब खुद बन जाती है। दूसरी चीज है कि एससी यानी कि अनुसूचित जाति वर्ग की बात करें तो सबसे अधिक आबादी वाला पासवान समाज ही है। पढ़ा लिखा है, तेजी से विकसित और विकास कर रहा है ये समाज, ये जाति। और सबसे बड़ी बात है कि इसके बावजूद भी वोटर के तौर पर काफी संगठित है। रामविलास पासवान के पहले इस जाति की वोटर्स का इस्तेमाल होता था और इस तरह की शिकायतें लगातार होती भी रहती थी। लेकिन जब रामविलास पासवान आए तो उन्होंने इस जाति को एक सूत्र में बांधा, राजनीतिक ताकत पूरी तरह से बनाया और सीधे कह दिया कि मुझे हक चाहिए, पूरा हक चाहिए। पूरा हक मतलब पूरा हक चाहिए। और एक राजनीतिक सियासी ताकत के तौर पर उन्होंने अपनी मौजूदगी पूरे प्रदेश में, साथ ही साथ देश के राजनीतिक लिहाज से भी देखने की कोशिश करें तो वहां पर भी रामविलास पासवान एक अलग और अमिट छाप उन्होंने छोड़ी। उनके निधन के बाद अब उनके सुपुत्र चिराग पासवान के हाथ में पार्टी की कमान है। और चिराग पासवान के साथ एक बड़ी खासियत और भी जुड़ती जा रही है। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में उनकी एक अलग तरह की पहचान है। एक शुद्ध और सभ्य राजनीतिक के तौर पर उनकी पहचान बनती जा रही है। और सबसे बड़ी बात उनकी राजनीतिक अगर पूरे राजनीतिक अगर उनकी गतिविधियों को देखें तो साफ तौर पर उन्हें देखकर लगता है कि राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल कम करते, बल्कि एक आम जनता की भाषा का इस्तेमाल वो लोगों से बातचीत करने में, जब भी मीडिया से बातचीत करते हैं तो उसी तरह से करते हैं। तो चिराग पासवान आज की तारीख में पासवान समाज के वोटर्स के लिए, पासवान समाज के लिए एक हीरो की तरह है। पहले रामविलास पासवान हीरो थे, आज भी उनको लोग हीरो मानते हैं, आदर्श मानते हैं। लेकिन चिराग पासवान उनके सबसे बड़े नेता इस वक्त बन चुके हैं। एक और खास बात जो जानना बेहद ही जरूरी है, सवर्ण जातियों के साथ यदि किसी जाति, अगर एससी एसटी ओबीसी में किसी जाति की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा तालमेल अगर किसी जाति के बारे में देखे और सुने जाते हैं या फिर समझने की कोशिश अगर आप करें तो पासवान समाज का ही है। खास तौर पर भूमियार और राजपूत समाज के बीच पासवान समाज का जो तालमेल है, जो बॉन्ड है, काफी बेहतर है। और ऐसा रामविलास पासवान के वक्त से ही देखा जाता रहा है। और चिराग पासवान इस तालमेल को, इस बॉन्ड को और भी बेहतर करने में कामयाब होते दिख रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि जब इस तरह के तालमेल होते हैं तो राजनीतिक तौर पर इसका महत्व कितना बढ़ जाता है और कितनी बड़ी ताकत के तौर पर एक खास जाति उभर कर सामने आती है। आगे हम आपको बताएंगे कि बिहार के पासवान समाज के वोटर्स किस पार्टी पर पूरी तरह से मेहरबान हैं। लेकिन पहले जानते हैं कि राजनीतिक तौर पर पासवान समाज की वोटर्स की ताकत क्या है। अगर ताकत की बात करें तो बिहार की कुल आबादी में 5 से 6% मान सकते हैं, 6% इनकी आबादी है।
और 6% आबादी का मतलब एक बड़ा वोट बैंक बन जाता है और पूरी तरह से संगठित वोट बैंक है और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि पूरा वोट बैंक एलजेपी को जाता है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास पार्टी को जाती है। तो ये बड़ी खासियत है राजनीतिक अगर ताकत की बात करें। दूसरी जो बड़ी ताकत है कि जब पार्टी छोटी होती है तो कोई सर्वमान्य नेता एक समय के बाद उसका अभाव हो जाता और ऐसा लगता था कि रामविलास पासवान के बाद इस पार्टी का सर्वमान्य नेता कौन होगा। तो सर्वमान्य नेता ही मिल चुका है, यानी कि चिराग पासवान के पीछे पूरा का पूरा पासवान समाज उन्हें अपना हीरो मानता है, उसके पीछे पूरी मजबूती से वो खड़ा है। एक सर्वमान्य नेता भी इस समाज के लिए है, तो बड़ी राजनीतिक ताकत के तौर पर देखा जा सकता है। तीसरी जो बड़ी ताकत है कि 30 सीटों पर पासवान समाज के वोटर्स की निर्णायक भूमिका होती है। निर्णायक भूमिका मतलब कि हार और जीत का फैसला यही करते हैं। कई सीटों पर सीधी जीत का दावा इन्हीं की तरफ से किया जाता है। हालांकि 2020 में जब एलजेपी की तरफ से चुनाव लड़ा गया था तो मात्र एक सीट पर ही जीत मिली थी, लेकिन वही है, वहां पर वोटों का बंटवारा हुआ और चुनावी समीकरण कुछ बिगड़ते दिखे, एनडीए से बिल्कुल अलग थे, तो इसका नुकसान चिराग पासवान को हुआ। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। 2025 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी एनडीए के साथ है, तो बड़ा कुछ उलटफेर हो सकता है। ये तीन ताकत जो राजनीतिक तौर पर दिखती है पासवान समाज की बिहार में सीधे तौर पर, लेकिन कुछ कमजोरियां भी हैं। जो पहली कमजोरी है कि एलजेपी तक ही इनकी एक स्थिरता दिखी जाती है, यानी कि इस पार्टी तक ही उन्हें सीमित देखा जाता है। वैसे मैं इसे कमजोरी के तौर पर आपको बता रहा हूं, लेकिन समाज के लोगों का कहना है कि हमारे लिए कमजोरी नहीं बल्कि हमारे लिए मजबूती है और हम लोग संगठित हैं, संगठित होकर एक पार्टी के पीछे हैं, एक नेता के पीछे हैं और इससे हमारा एक राजनीतिक महत्व बढ़ता है राज्य में। तो इसे कमजोरी ना देखा जाए, लेकिन अगर राजनीतिक सिद्धांत के आधार पर अगर इसका मूल्यांकन करने की कोशिश करें तो इसे कमजोरी के तौर पर ही देखा जाएगा। दूसरी जो कमजोरी है सामाजिक तौर पर वैसे देखा जाता है कि समाज के अंदर आपसी मनमुटाव है, लेकिन अगर वोट देने की बात हो तो ये आपसी मनमुटाव इनका खत्म हो जाता है और एकजुटता के साथ एकजुट होकर ये वोटिंग करते हैं। तो फिर भी अगर सामाजिक तौर पर देखा जाए तो आपसी मनमुटाव देखे जाते हैं। जो तीसरी कमजोरी है कि पलायन इस समाज में बड़ी संख्या में है। पहले जो पलायन होता था रोजगार धंधे के लिए होता था, लेकिन अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। रोजगार तो है ही, साथ ही नौकरी, शिक्षा, शादी विवाह के बाद इस समाज के लोग भारी संख्या में प्रदेश से पलायन भी कर चुके हैं और इसका असर ये होता है कि जितना वोट पड़ना चाहिए चुनाव के वक्त इस समाज की तरफ से अपनी पार्टी और अपने नेता के लिए उतना वोट नहीं पड़ पाता है। तो यहाँ पर एक तीसरी कमजोरी के तौर पर इस समाज के वोटर्स के बीच में तीसरी कमजोरी के तौर पर इंडिया रिपोर्ट की तरफ से जो सर्वे किया गया वो निकलकर सामने आया। चलिए अब जानते हैं कि पासवान समाज के वोटर्स इस बार किस पार्टी किस नेता के साथ हैं पूरी तरह से। और इंडिया रिपोर्ट की तरफ से जो सर्वे किया गया, खास बात आपको बता दें कि समाज के वोटर से सवाल पूछना, उनसे जवाब निकलवाना बहुत ही आसान काम था और 95% पासवान समाज के वोटर्स ने कहा कि वो एलजेपी के साथ हैं, चिराग पासवान के साथ हैं। जहां 95% वोटर्स ने कहा कि चिराग पासवान के साथ वो मजबूती से खड़े हैं और उन्हीं को वो वोट हमेशा की तरह इस बार भी करेंगे। तो समझा जा सकता है कि एलजेपी के लिए अगर 95% वोट की बात इस समाज की तरफ से किया जा रहा है तो एनडीए कितना मजबूत होगा। एनडीए का एक बहुत मजबूत, उस अलायंस में एक मजबूत पार्टी के तौर पर एलजेपी उभर रहा है और इसका फायदा एनडीए की बढ़ती सीटों के साथ जोड़ा जा सकता है। कुछ इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि लोकसभा में जब 5 सीटें दी गई थी एनडीए की तरफ से तो 5 के 5 सीटों पर जीत दर्ज हुई थी एलजेपी की तरफ से। जीत का जो रेट था वो 100% था, स्ट्राइक रेट। और इस लिहाज से लोकसभा चुनाव में जो ताकत एलजेपी की तरफ से दिखाई गई उस ताकत को बिहार विधानसभा चुनाव में और भी ज्यादा ताकत के तौर पर उभर कर पार्टी आ सकती है और इसलिए हो सकता है कि 60 से 70 सीटें चिराग पासवान की तरफ से मांगी जाए विधानसभा चुनाव के लिए। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो खैर पता नहीं चल सकता, लेकिन कुछ बातें समझने लायक जरूरी है, जैसे कि पीएम नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान के बीच एक अच्छा तालमेल है। जहां तक राजनीतिक हैसियत की बात है तो 30 सीटों पर जीत का परचम तो अकेले अपने दम पर एलजेपी लहरा सकती है।
तो 60-70 सीटें मांगना किसी भी राजनीतिक लिहाज से बहुत ही उचित दिख नहीं रहा है। तो ऐसी खबरें हमें नहीं लगता है कि बहुत सही है। लेकिन 30 सीटों पर चूंकि इस पार्टी की जीत की हैसियत दिख रही है, तो 30 से 35 सीटों की मांग हो सकती है और बिना मांगे भी हो सकता है कि चिराग पासवान को मांगना भी ना पड़े और एनडीए में 30 से 35 सीटें इन्हें दी जा सकती है। सीधी पासवान वोटर्स सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि एलजेपी को वोट कर रहे हैं। बचा 5% में कुछ दूसरी पार्टियां हैं जैसे कि कांग्रेस, आरजेडी, जनसुराज, बहुत ज्यादा इनका हिस्सा बनता दिख नहीं रहा है। वैसे भी जब हमारी तरफ से पूछा जा रहा था तो बहुत ही निश्चित होकर पासवान समाज के वोटर्स कहते नजर नहीं आए कि वो एलजेपी को छोड़कर आरजेडी को वोट करेंगे या फिर जनसुराज को वोट करेंगे या फिर कांग्रेस को वोट करेंगे। मतलब साफ है कि 95% वोट तो पड़ ही रहा है एलजेपी के फेवर में और इससे भी 5% से भी कुछ हिस्सा हो सकता है कि एलजेपी के हिस्से में आ जाए चुनाव से ठीक पहले। तो जो नतीजा इंडिया रिपोर्ट के सर्वे में निकल कर आया है, उस नतीजे के मुताबिक एनडीए के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि एनडीए का हिस्सा है एलजेपी और पासवान समाज की वोटर्स की तरफ से साफ कह दिया गया कि उनका वोट किधर पड़ेगा। 6% आबादी और समझ सकते हैं कितना संगठित होकर ये समाज पूरा वोट करता है, इसका कितना बड़ा फायदा एनडीए को मिल सकता है। तो बड़ी खुशखबरी उसके लिए है। वहीं महागठबंधन के लिए एक निराशाजनक जैसी स्थिति यहाँ पर दिख रही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट और लाइक भी करें। नमस्कार।